वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा संडे स्पेशल, पूरे वीक के करंट अफेयर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीक की जो हाईलाइट रही वो ये रही कि आकाश मिसाइल ने एक साथ 4 ड्रोन्स को जो है मार गिराया था। तो देखो, हमें भी लाइफ में ऐसे ही साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोई भी इंसान आज के टाइम में ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही करूँगा, मैं कुछ और नहीं करूँगा। आप सबको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी और एक साथ ही अपने गोल्स अचीव करने पड़ेंगे। पढ़ाई भी करनी पड़ेगी आपको, अपने मतलब देखो, अपनी बॉडी के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए भी काम करना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस के लिए भी काम करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हो साथ में। तो दिस इज नो एक्सक्यूज कि सब कुछ एक साथ नहीं हैंडल हो सकता। अगर आपके अंदर विल है, आपके अंदर पावर है, उस चीज़ को करने के लिए एक जज्बा है, पैशन है, तो आप वो चीज़ अचीव करेंगे ही करेंगे। तो हम इसी नोट पे अपना संडे स्पेशल वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहली न्यूज़ है कि अस्त्र शक्ति में जो इंडियन आकाश एयर डिफेंस मिसाइल है उसने 4 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो, इंडिया जो है यहाँ पे ग्लोबल फर्स्ट है और उसने शोकेस किया कि कैसे जो आकाश मिसाइल्स है उनकी एबिलिटी 4 एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली 25 किलोमीटर पे अस्त्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज के ड्यूरिंग उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो जो आकाश मिसाइल है वो कमेंडेबल 25 किलोमीटर की उसकी रेंज है और ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये डिजाइन किया गया है ताकि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको अगर कोई भी एयर अटैक होता है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अस्त्र शक्ति के टाइम पे ये किया गया था। आकाश इसका नाम है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 25 किलोमीटर इसकी रेंज है और साइमल्टेनियसली ये 4 एरियल टारगेट्स जो है एंगेज करके उनको खत्म कर सकता है। ठीक है, तो वल्नरेबल एरियाज के पोटेंशियल एयर टारगेट्स के लिए इसको जो है डिप्लॉय किया गया है। PM मोदी इनॉग्रेट्स सूरत डायमंड बुर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफिस। तो PM मोदी ने अब सूरत के अंदर गुजरात में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है यहाँ पे बनाया है और उन्होंने ये बोला है कि ये जो ट्रेड सेंटर है वो रेवोल्यूशनाइज करेगा डायमंड इंडस्ट्री को और एनहांस करेगा इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस इन जेम ट्रेड। तो इंडिया के अंदर जो डायमंड की इंडस्ट्री को उन्होंने रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया को एक ग्लोबल प्रेजेंस देने के लिए, एनहांस करने के लिए उनकी प्रेजेंस को, ये जो ऑफिस है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो है बनाई गई है और सूरत में ये इनॉग्रेट हुई है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये डायमंड से रिलेटेड है और सूरत में ये बनाई गई है। ठीक है, गेम्स 2023 फर्स्ट एडिशन कंक्लूड हो चुका है और हरियाणा और यूपी जो है टॉप मेडल रैली में है। तो 2023 इंडिया पैरा गेम्स जो है वो न्यू दिल्ली में हेल्ड की गई हैं 10 से 17 दिसंबर 2023 में जो है अभी इनका पहला सेशन हो चुका है। 1350 एथलीट्स जो है उन्होंने कम्पीट किया 7 स्पोर्ट्स के अंदर, जिसमें थे एथलेटिक्स, शूटिंग, आर्चरी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग। तो इसका मैस्कॉट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, उज्ज्वला, जो कि एक स्पैरो है और इसको अभी टॉप किया है हरियाणा ने 105 मेडल्स के साथ। लोकसभा ने पास किया है टेलीकॉम बिल 2023 और रिप्लेस किए हैं 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। तो ये देखो, ये सारे जो एक्ट्स है ये ब्रिटिश एरा से हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे एक्ट्स, इनफैक्ट देखो IPC वगैरह हम आगे डिस्कस करेंगे, CRPC, ये सब बहुत पुराने एक्ट्स हैं और इनके अंदर देवर मतलब अब वो टाइम आ चुका था कि देयर वाज अ नीड कि यहाँ पे चेंज किया जाता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लॉज जो हैं ये लोकसभा के अंदर लाए जा रहे हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो लोकसभा ने अभी टेलीकॉम बिल 2023 को पास किया है, 138 ईयर ओल्ड इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो है उसे रिप्लेस किया। तो ये रिपील करना जा रहा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1950 को, और ये अमेंड कर रहा है तराई जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 को भी। तो अब इसकी की प्रोविजंस क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे पावर ऑफ इंटरसेप्ट एंड सर्च गवर्नमेंट में देखो, इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो टेम्परेरी पोजेशन ले सकती है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेटवर्क की, सर्विसेज की ऑन अकरेंस ऑफ एनी पब्लिक इमरजेंसी। अगर कोई भी पब्लिक इमरजेंसी होती है या पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो जो गवर्नमेंट है वो इंटरसेप्ट भी कर सकती है और सर्च भी कर सकती है, टेम्परेरी पोजेशन भी ले सकती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स। तो यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं और यहाँ पे लिए गए हैं बहुत सारे स्टेप्स और बहुत सारे इमरजेंसी के लिए भी बचाए गए हैं।
द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, एक फंड जो है बनाया जाएगा फॉर टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडर सर्व्ड एरियाज, ठीक है, और इसे डिजिटल भारत निधि जो है बोला जाएगा। यहाँ पे जो रिमूव्ड ओटीटी सर्विसेज एंड एप्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, तो ओटीटी सर्विसेज हो गई, एप्स हो गई, इनको टेलीकॉम सर्विसेज से अलग कर दिया है। अब इनके लिए अलग प्रोविजंस आ रही हैं, आ चुकी भी हैं काफी और काफी अभी आएंगी भी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इनॉग्रेट किया है स्वारवेद महामंदिर वाराणसी के अंदर। ये 7 फ्लोर टेम्पल है वाराणसी में और यहाँ पे 20,000 लोग एक टाइम पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जो टेम्पल है स्वारवेद, ये एक स्पिरिचुअल टेक्स्ट जिसके ऑथर सदगुरु श्री सदाफल देवजी महाराज थे, उसके नाम पे ही इसको रखा गया है। ये एक एटर्नल योगी थे और ये फाउंडर थे विहंगम योगा के, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, सदगुरु श्री सदाफल देवजी महाराज का नाम याद रखना है आपको, और ये फाउंडर थे विहंगम योगा के, ये भी नाम याद रखना है। स्पिरिचुअल टेक्स्ट के ऊपर इसका नाम बेस्ड है। 7 फ्लोर टेम्पल है मेडिटेशन के लिए वाराणसी के अंदर, ठीक है। 20,000 पीपल को ये बिठा सकता है एक टाइम पे। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट पासेस क्रिमिनल लॉ बिल्स सीकिंग टू रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। जैसे मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारे लॉज जो हैं हमारे बहुत पुराने आउटडेटेड हो चुके हैं एंड देयर इज अ नीड कि अब उन्हें चेंज किया जाए। तो देखो वैसे ही अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कुछ चेंजेस करे गए हैं हमारे क्रिमिनल लॉज के अंदर। तो सबसे पहले हम देखें जो भारतीय न्याय संहिता बिल जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा। देखो 1860 का लॉ है, अब ये आईपीसी को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे जो सेडिशन को लेके आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। सेडिशन में क्या है कि अगर आप वर्ड बाय वर्ड्स, जैसे आप चाहे बोल के, लिख के, कोई भी कुछ भी आपके एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा है या कोई वायलेंस जो है इंसाइट कर रहा है, तो उसमें आपको चार्ज किया जा सकता है। तो ये देखो पहले बाल गंगाधर तिलक वगैरह इनमें चार्ज करे गए थे और ये एक्ट उस टाइम लाया गया था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यही बात बोली जा रही थी कि ना डेमोक्रेसी अब जो इंडिया बन चुकी है वहां पे इस चीज की जरूरत नहीं है। तो वही यहाँ पे अब राजद्रोह को हटा के ट्रीजन मतलब कि देशद्रोह की बात करी गई है। अगर आप देश के साथ कोई गद्दारी करते हो तो अब उसको चार्ज किया जाएगा। फिर मॉब लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया गया। देखो कई बार क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल आप मतलब इनके लिए सेपरेट प्रोविजंस होती हैं, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अनलॉफुल असेंबली, इन सब के अंदर इन्हें चार्ज किया जाता है, बट एज सच एक सेपरेट प्रोविजन नहीं थी। तो अगर अब एक मॉब लिंचिंग का ऑफेंस है तो उसको एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया गया है। फिर कम्युनिटी, अब देखो क्या है कि बाहर कंट्रीज में अगर आप कभी मूवीज देखते हो तो वहां पे ना उन्हें प्रोबेशन पे छोड़ के कम्युनिटी सर्विस के लिए बोला जाता है, जैसे सफाई के लिए या कुछ भी ऐसे काम करने के लिए जिससे कम्युनिटी को आप किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करें। तो अब ये भी पनिशमेंट हमारे इंडिया में भी ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की, जो छोटी मोटी ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए ये भी एक जो इम्प्रिजनमेंट मतलब पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट के ऑल्टरनेटिव में लाई गई है। फिर आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। ये सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो है रिप्लेस करेगा। यहाँ पे 0 FIR की बात करी गई है। 0 FIR क्या होता है कि अब अदरवाइज क्या होता है कि जहां ऑफेंस कमिट हुआ है उधर ही उसके ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस थाने में जाके ही आपको FIR करवानी पड़ती है। बट इसके बाद आप कहीं से भी जो है FIR कर सकते हैं, इसे 0 FIR बोला जाता है और बाद में केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनको अपॉइंट किया जाएगा और विक्टिम सेंटरिंग जस्टिस जो है की जाएगी। जो विक्टिम है उसको प्रॉपरली जस्टिस जो है प्रोवाइड हो, इस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट इज भारतीय साक्ष्य संहिता बिल और ये इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है रिप्लेस करेगा 1872 के। जो एज लिमिट है, देखो अदरवाइज क्या है, अगर आप रेप की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उधर एक प्रोवाइजो गिवन होता है कि अगर जो वाइफ है वो 15 ईयर से अबव है तो मैरिटल रेप देखो इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया। तो अगर वाइफ 15 ईयर से ऊपर है तो वहां पे उसको रेप नहीं माना जाता। बट अब इस एज को भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि देखो अब हम इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिज तो बिल्कुल प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो इस चीज को जब आप वही नहीं कर रहे तो यहाँ पे ये चीज भी बहुत रिडंडेंट है, आउटडेटेड है। तो यहाँ पे अब इस एज को इंक्रीज करके 15 से 18 साल कर दिया गया है। फिर जैसे स्नैचिंग के ऑफेंसेस आपको पता होंगे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको भी एक सेपरेट ऑफेंस बनाया गया है। EFIR ऑनलाइन FIR करने का भी प्रावधान किया गया है। NGOs या थर्ड पार्टीज अब मर्सी पिटीशन नहीं फाइल कर सकती। मर्सी पिटीशन क्या होता है कि जब आप
जो है अपनी सजा कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिटिशंस लिखते हो। देखो, एक होता है पार्डन के लिए जब आप कर रहे हो, पर उससे पहले क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट को भी मर्सी पिटिशंस लिख सकते हो कि आपका केस देखा जाए और आप पे कुछ चीजों को ध्यान रख के किसी तरह का जो है आपके ऊपर मर्सी करी जाए, आपकी सजा कम कर दी जाए या खत्म कर दी जाए, जो भी उसमें किया जा सकता है। तो ये सारा इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह इन सब चीजों की भी यहाँ पे बात करी गई है। तो काफी जो ज्यादा अब हम बहुत सारे जो चेंजेस यहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेट्स सी जब ये पास होते हैं उसके बाद क्या होता है। इंडिया लॉन्चेस फर्स्ट विंटर एक्सपीडिशन टू आर्कटिक, एम्स टू अनरेवल पोलर मिस्ट्रीज। तो इंडियन के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के, किरण रिजिजू, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है विंटर साइंस एक्सपीडिशन आर्कटिक रीजन के लिए। ये एम करेगा एक ईयर लॉन्ग प्रेजेंस एट हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है इन स्वेलबार्ड, नॉर्वे। तो यहाँ पे ये इंडिया का एक पहला मिशन रहेगा जो हम आर्कटिक रीजन में जा रहे हैं। यहाँ पे जो रिसर्चेस कंडक्ट की जाएंगी, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की जाएंगी पोलर नाइट्स के टाइम, वेयर देयर इज नो सनलाइट। देखो वहां पे 24 घंटे मतलब ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन सिर्फ अंधेरा होता है, ठीक है। तो हमें पता है वहां 6 months डे 6 months नाइट वाला सिस्टम। तो जीरो टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर्स में वहां पे स्टडी करी जाएगी और यहाँ से हमारी कंट्री को जो है एक मेजर बूस्ट मिलेगी। हम रिसर्च करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट पे, सी लेवल्स पे, बायोडाइवर्सिटी पे। तो ये पहला इंडिया का विंटर एक्सपीडिशन है आर्कटिक के अंदर। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसे फ्लैग ऑफ किया है। और कहाँ पे जा रहा है, ये ईयर लॉन्ग के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन में। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज इंडिया टॉप्स ग्लोबल रेमिटेंस फ्लोज एट $125 बिलियन इन 2023 वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एवरी ईयर एक रिपोर्ट आती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, जिसमें वो रिवील करते हैं कि कौन सी कंट्री को कितने रेमिटेंसेस मिले। तो इंडिया जो है लीडिंग पोजीशन पे है, हमें $125 बिलियन जो हैं 2023 में रेमिटेंसेस मिले। इंडिया के अलावा और कौन सी 5 कंट्री है, देखो मैक्सिको है, मैक्सिको में भी इंडिया के ऑलमोस्ट हाफ। फिर चाइना $50 बिलियन के साथ, फिर फिलीपींस है एंड इजिप्ट है। तो इंडिया जो है अब टॉप पे है ग्लोबल रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब जो लोग हमारे इंडिया से बाहर गए हैं वो इंडिया के अंदर जो पैसा भेज रहे हैं, तो वो पैसा इंडिया में मतलब हाईएस्ट, जो किसी भी कंट्री में ऐसा पैसा आ रहा है तो इंडिया वहां पे अब हाईएस्ट है। Next is India's Hardik Singh named FIH Player of the Year, Savita Punita Bag's third Women's Goalkeeper of the Year Award। तो FIH क्या है, ये एक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है जो 1924 में फाइंड की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। जो FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स हैं 2023 में ये दिए गए हैं जो इंडियंस को, वो हार्दिक सिंह इंडिया से हैं, इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जानदे अवार्ड नीदरलैंड से हैं, इन्हें विमेन्स FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और सविता पुनिया जो इंडिया से है, इन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023। ये हमने जो है स्लाइड हमने पिछले वीक के करंट अफेयर्स की वीडियो में भी देखी थी, एक बार रिवाइज कर लो। और एक ये नया अवार्ड ऐड हुआ है, आपको ये देखना है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सात्विक साईराज रैनीकडी और चिराग सेट्टी को जो बैडमिंटन के लिए मिला है। अर्जुन अवार्ड के लिए 26 एथलीट्स जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है वो मोहम्मद शम्मी क्रिकेट के लिए, शीतल देवी पैरा आर्चरी के लिए और अंतिम पंगाल जो है रेसलिंग के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड RV रमेश को मिला है चेस के लिए। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिली है GNDU अमृतसर को, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी को अमृतसर की जो है ये अवार्ड मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंटर्स देख लेते हैं फटाफट से हमारे लिए। इसरो को जो है अवार्ड मिला है लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज अवार्ड। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज अवार्ड किसने दिया है, हुसाविक म्यूजियम आइसलैंड ने दिया है। किस चीज के लिए, मून के ऊपर चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट इज रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI के इलेक्शंस हुए हैं और जो संजय सिंह हैं वो उनके न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो एक न्यू अपॉइंटमेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्टेट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केरला के जो शेख हसन खान है, शेख हसन खान, वो माउंट विंसन को उन्होंने स्केल किया है जो कि हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की। आपको इनका नाम भी याद रखना है, साथ में आपसे माउंट विंसन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की, आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जो हरियाणा है उसको मेडन टाइटल मिला है, पहला टाइटल मिला है आफ्टर बीटिंग राजस्थान बाय 30 रन्स इन ODI फाइनल। तो विजय हजारा ट्रॉफी में हरियाणा को मेडन टाइटल मिला है, उन्होंने राजस्थान को 30 रन से हराया है ODI के फाइनल में। तो यहाँ था, ये सब था हमारी वीडियो।
आज की। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हैं तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।